हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास इंग्लिश हनी ड्यू के टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनको एक साथ में, जिसमें दिस इज जोडीज फोन, ए विजिट टू कैम्ब्रिज, द ग्रेट स्टोन फेस, फर्स्ट और सेकंड और ए शॉर्ट मानसून डायरी। ये सारी चैप्टर्स हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। दिस इज जोडीज फोन। ये बच्चा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बच्चे का नाम है जोड़ी। और ये जो फोन जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये एक हिरनी का बच्चा है। ये फोन जो है जोड़ी का है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर कहानी है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जोड़ी जो है अपने मन ही मन में इस छोटे हिरनी के बच्चे को याद कर रहा था। वो अपने दिमाग से उसकी यादों को बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहा था। उसके ख्यालों में केवल वो छोटा हिरनी का बच्चा ही बार बार आ रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात करने जाएगा। उसके पिताजी, जिनका नाम पेनी है, वो आराम कर रहे थे। वह उनके पास में गया। उसने देखा कि उनकी जो आंखें थी वो थोड़ी थोड़ी धुंधली थी और उनकी आंखें जो थी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी बीमार हो। जोड़ी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? तो पिताजी ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मौत जो है मेरा पीछा कर रही थी, पर मेरा पीछा करते करते वो कहीं और चली गई। मैं बहुत मुश्किल से अपनी मौत से बच पाया हूँ। जोड़ी ने अपनी सहमति इस बात पे जताई और पिताजी ने ये कहा कि मेरे बच्चे, मुझे आप पे बहुत अधिक गर्व है। जिस प्रकार से उस जंगल में तुमने अपना नियंत्रण बनाए रखा और मेरी सहायता की, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। जोड़ी ने अपने पिताजी से कहा, क्या आपको याद है वो हिरनी और उसका बच्चा? पिताजी ने कहा कि मैं उन दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। तो जोड़ी ने कहा कि वो जो बच्चा है हिरनी का, वो तो बहुत भूखा होगा। पिताजी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, वो तो भूखा होगा। तो जोड़ी कह रहा है कि अब मैं एक बड़ा बच्चा बन चुका हूँ, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। क्यों न उस हिरनी के बच्चे को मैं यहाँ ले आता हूँ और उसे अपना दूध पिला के मैं बड़ा कर लूंगा। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए जोड़ी की बातों को सुन के। वो काफी देर तक उसकी तरफ देखते रहे और बाद में कहा कि तुमने तो मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है जहां मैं बिल्कुल भी ना नहीं कह सकता, क्योंकि उस हिरनी ने मेरी जान बचाई है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके बच्चे की देखभाल हम करें। जोड़ी ने कहा, हाँ पिताजी, उस बच्चे का बेचारे का क्या दोष है? उसे भूखे मरने के लिए क्यों छोड़ा जाए? तो इस प्रकार से जोड़ी के पिताजी ने जोड़ी को ये सहमति दे दी कि तुम जो है उस छोटे बच्चे को यहाँ लेके आ सकते हो। और जोड़ी ने अपने पिताजी से ये पूछा, क्या मैं अंकल मिलविल के साथ में घोड़े पे बैठ के वहां जा सकता हूँ? तो जोड़ी के पिताजी ने कहा कि तुम अपनी माँ से इस बारे में और बात कर लो। जोड़ी अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। वो किचन में थी और कॉफी तैयार कर रही थी। जोड़ी जो है वो धीरे से वहां चुपचाप बैठ के चला गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं उस हिरनी के बच्चे को लेके आ सकता हूँ? तो माँ ने पूछा, कौन सा हिरनी का बच्चा? तो जोड़ी ने बताया, वही हिरनी का बच्चा जिसकी माँ ने हमारे पिताजी की जान बचाई है। अगर हम उसका लीवर निकाल के नहीं पिताजी को देते तो पिताजी बच नहीं पाते। हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए और हमें उस बच्चे को यहाँ लाके बड़ा करना चाहिए। डॉक्टर ने भी उसकी बात पे सहमति जताई कि यह तो बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ये बच्चा और उसके पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उसकी माँ ने अपनी जान देकर जोड़ी के पिताजी की जान बचाई है, तो हमें भी उसके बच्चे को पालना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। मिलविल ने कहा, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम घोड़े पे बैठ के अभी चलते हैं और उसे लेके आते हैं।
अब मम्मी इस बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाई, वह बैठ गई और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने हिस्से का दूध उसे पिलाने के लिए तैयार हो तो उसे लाने में यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो वह जोड़ी खुशी खुशी तैयार हो गया और वह कहने लगा हम उसे जल्दी ही लेके आएंगे। मिलविल ने तुरंत उसे कहा चलो चलो जल्दी चलो, हम घोड़े पे बैठ के भी चलते हैं, उसे लेके आते हैं। और बच्चे की माताजी ने उसे जल्दी लौटने का आग्रह किया। जोड़ी ने कहा हम जल्द ही लौट के आएंगे। वो दोनों जंगल में जा रहे थे, यहाँ वहां ढूंढ रहे थे और जोड़ी ने मिलविल से कहा क्या आपको लगता है कि वो हिरनी का बच्चा अभी भी वहीं होगा? क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे? तो मिलविल ने कहा अगर वो जिंदा होगा तो शायद हम उसे ढूंढ लेंगे। जोड़ी उसके ख्यालों में खोया हुआ था। वो जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। उसने मिलविल को बताया कि हमें उत्तर की तरफ जाना है, यही वो जगह है जहाँ पिताजी को उस सांप ने काटा था और हमने उस हिरनी को मार के अपने पिताजी का जीवन बचाया था और यही हिरनी के बच्चे को मैंने देखा था। अचानक जोड़ी के मन में कुछ विचार आने लगे। उसने सोचा कि अगर वो हिरनी का बच्चा मर चुका होगा तो मैं अपनी निराशा किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, परंतु अगर वो हिरनी का बच्चा जिंदा होगा और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं मेरी खुशी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। उसने सोचा क्यों न मैं अंकल मिलविल को यहाँ से वापस भेज देता हूँ। उसने अंकल मिलविल को कहा इतना ही ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता ऐसा है जो पैदल ही तय करना पड़ेगा। एक घोड़े की सहायता से हम यहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन अंकल मिलविल ने कहा बच्चे तुम्हारे लिए यहाँ पे अकेले ठीक नहीं होगा। लेकिन जोड़ी ने कहा आप मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल यहाँ सुरक्षित रहूंगा और मैं जल्द ही उस हिरनी के बच्चे को ढूंढ के अपने घर लेके आऊंगा। इस प्रकार से अंकल मिलविल जो है वो वापस चले गए और जोड़ी जो है उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने में लग गया। जोड़ी ने घोड़े के कदमों की आवाज को बंद होने तक इंतजार किया। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वो एक बार सोचने लगा कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसे पता लग गया कि वो एकदम सही स्थान पे है। उसे दिखाई दिया एक बजाड़ पक्षी यहाँ वहां उड़ रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। हिरनी जो थी मृत अवस्था में उसे आगे दिखाई दी और उसके पास 4-5 बजाड़ पक्षी जो है वो झुंड बना के बैठे थे। शायद जंगली जानवर जो है इसको खा चुके थे और उसके बाद में इन पक्षियों के लिए उसे छोड़ चुके थे। जोड़ी ने एक लकड़ी लेके उन पक्षियों को यहाँ से उड़ाया और उसने सोचा कि हिरनी का जो बच्चा है वो यहीं आसपास में कहीं होना चाहिए। वो यहाँ वहां उसको ढूंढने लगा और ये जो हिरनी का बच्चा है उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे हिरनी के बच्चे के निशान भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे केवल जंगली जानवरों और के ही निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। अचानक जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो बड़ा ही चकित रह गया क्योंकि उसे वो हिरनी का बच्चा वहां बैठा हुआ दिखाई दिया और उसने अपना सिर नीचे कर रखा था। वह बेचारा रो रहा था क्योंकि उसने इस दुनिया में अपना एकमात्र सहारा अपनी माँ को खो दिया था। और जोड़ी धीरे से उसके पास गया और उसे कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और जैसे ही जोड़ी ने कुछ कहा उसने अपना सिर ऊपर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने प्यार से उसको हाथ लगाया और हिरनी का जो बच्चा है वो पूरी तरह से कपकपाने लगा। जोड़ी आगे बढ़ा और वो बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया और हिरनी का जो बच्चा है वो और ज्यादा कपकपाने लगा। लेकिन जोड़ी ने धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और हिरनी के बच्चे को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। हिरनी के बच्चे को उसने गोद में उठाया तो उसने इतनी सावधानी से उठाया था जैसे वो कोई चाइना डियर हो जो थोड़ा सा जोर लगाने से टूट जाएगा। लेकिन वो उसे देख रहा था वो कितना मुलायम और मखमली था और वो कितना बेचारा दुर्भाग्यशाली है, उसने अपनी माँ को यहाँ खो दिया। अब उसने सोचा कि मैं जल्दी ही इसे लेके
जंगल से पार चला जाता हूँ। जोड़ी ने उसे गोद में ले लिया था और उसे लेके वो धीरे धीरे आगे चलने लगा। अब उसे जंगल में आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये बीच में जंगल जो था वो घास फूस और पेड़ पौधों से भरा हुआ था और बार बार इस हिरनी के बच्चे की टांगे यहाँ वहां अड़ रही थी। परंतु जोड़ी ने अपना धैर्य नहीं खोया और वो धीरे धीरे इसे लेके आगे चलता गया। जोड़ी को इस बात का भी ध्यान रखना था कि हिरनी के बच्चे को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे, क्योंकि आसपास में कुछ पौधों में नुकीले कांटे भी थे जो इस हिरनी के बच्चे को चुभ सकते थे और बेचारा हिरनी का बच्चा डर के चीख भी सकता था और उसे लात भी मार सकता था। जोड़ी को इस बात की भी चिंता थी, कहीं उसने अपनी मरी हुई माँ को देख लिया तो क्या होगा, इसलिए जोड़ी चुपके चुपके उसे अपने यहाँ लेके जा रहा था ताकि उसको अपनी माँ के बारे में भी पता नहीं लगे। काफी देर चलने के बाद में जोड़ी थक चुका था। अब उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर इसे नीचे रख के थोड़ा आराम कर लेता हूँ और आराम करने के बाद में मैं आगे इसे लेके चलूंगा। तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि अगर हिरनी के बच्चे को आप अपनी गोद में काफी देर तक लेके चलते हो, फिर उसे अगर नीचे रखते हो तो धीरे धीरे वो आपके पीछे आने लगता है। जोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हिरनी का जो बच्चा है वो धीरे धीरे उसके पीछे आने लगा। जोड़ी को बड़ा अच्छा लगा कि अब ये जो हिरनी का बच्चा है पूरी तरह से मेरा है, क्योंकि ये मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। ये बच्चा पूरी तरह मेरा हो चुका है। वो उसका लाड प्यार और दुलार उसको करने लगा। उसे बहुत अधिक खुशी हो रही थी कि अंततः उसने इस हिरण का मन जीत लिया था। जब जब ये हिरनी का बच्चा थक जाता तो जोड़ी इसे अपनी गोद में लेके चलता था और जब जोड़ी थक जाता था तो वो उसे नीचे उतार देता था ताकि ये हिरनी का बच्चा धीरे धीरे उसके पीछे आ सके। जैसे ही जोड़ी अपने घर के पास पहुंचा तो जोड़ी ने सोचा अब मैं काफी थक चुका हूँ, क्यों न इसे नीचे उतार दूं। उसने सीढ़ियों के पास उसे उतार दिया और जोड़ी सीढ़ियों से ऊपर चला गया। परंतु ये क्या, हिरनी का बच्चा तो वहीं खड़ा है। वो सीढ़ियों में चढ़ने में आनाकानी कर रहा था। फिर जोड़ी ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर लेके चला गया। जोड़ी उस हिरनी के बच्चे को लेके अपने पिताजी के पास में गया और पिताजी को जाके कहा, पिताजी मैं इस हिरनी के बच्चे को लेके आ गया हूँ। जोड़ी के पिताजी बहुत अधिक खुश हुए कि अंततः तुमने इसे ढूंढ ही लिया। तो जोड़ी ने कहा, हाँ इसे मैंने ढूंढ लिया और हमें इसे ढूंढना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसकी माँ को हमने मार दिया है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम इसकी देखभाल करें और मैं इसे मेरा दूध पिलाऊंगा और मैं इसे मेरे हिस्से का दूध पिलाऊंगा और मैं अब इसकी देखभाल करूंगा। जोड़ी के पिताजी अपने बच्ची की बात को सुन के बहुत अधिक खुश हुए। जोड़ी उस हिरनी के बच्चे को किचन में लेके गया और उसे दूध पिलाने का प्रयास करने लगा, परंतु ये क्या, वो बच्चा दूध पीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब जोड़ी ने क्या किया, दूध का प्याला जो था वो घर से बाहर लेके आया और उसने अपनी उंगलियों को दूध के अंदर डुबोया और फिर उस हिरनी के बच्चे के मुंह में रखा। धीरे धीरे हिरनी के बच्चा दूध से भरी उंगलियों को चाटने लगा। जोड़ी ने 2-3 बार ऐसा किया और उसके बाद में अपनी उंगलियों को दूध में डुबो दिया और धीरे धीरे ये बच्चा दूध पीने लगा। इस प्रकार से उस बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया और जोड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वो इस बच्चे को आराम से पाल सकता था और अब उसके मन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहेगी कि हमने इसकी माँ को छीना है परंतु हम इसके कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए। अब वो बहुत अधिक खुश था कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा रहा था। ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ये कहानी है 2 महान व्यक्तियों के बारे में। जब उन दोनों महान व्यक्तियों की मुलाकात हुई तो उनके बीच में कैसी बातें हुई वो हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लें कि ये जो दोनों इंसान हैं ये दोनों डिसेबल हैं। डिसेबल या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल का मतलब अलग प्रकार से योग्य हैं।
मतलब शारीरिक रूप से ये बिल्कुल हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन उनमें कोई विशेष प्रकार की योग्यताएं हैं जो देखते हैं। विशेष प्रकार की योग्यताएं स्टीफन हॉकिंग, जो इस दुनिया की महान वैज्ञानिक जो हैं उनमें से एक रहे हैं। उनको जो है पैरालाइसिस हो गया था, और पैरालाइसिस के कारण उनका जो शरीर है केवल एक व्हील चेयर तक सीमित रह गया था। और जब भी वो बोलते हैं तो उनके पास में एक कंप्यूटर होता है, उसकी सहायता से ही वो बोल पाते हैं। और जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज जो है वो एक मशीन की तरह से आती है। दूसरे महान व्यक्ति हैं फिरदौस कांगा, जो एक लेखक हैं और पत्रकार भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। कांगा जो है वो जब पैदा हुए तो उनको एक बीमारी हुई, ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स में क्या होता है, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है और बहुत जल्दी वो टूट जाती है। उनको जन्म से ही ये बीमारी थी। हॉकिंग की तरह ये भी व्हील चेयर तक ही सीमित रहते हैं। ये दोनों महान व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और नॉर्मल जो जीवन है उनके बारे में उनका क्या रवैया है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। फिरदौस कांगा कहते हैं, कैम्ब्रिज जो है वो मेरा लक्ष्य था इंग्लैंड में। जब मैं इंग्लैंड गया, और ये बहुत ही जानकर आपको आश्चर्य हो गया कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसके साथ ही साथ मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका भी मिला। मैं जब कैम्ब्रिज में घूम रहा था और मेरे साथ में जो मेरा गाइड था, उसने जब स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया तो कहा कि वो बेचारा आदमी अब पूरी तरह से चल पाने में योग्य नहीं है, और वास्तव में वो जो है वो आइजैक न्यूटन जो है उसका परफेक्ट उत्तराधिकारी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो उन्हीं की चेयर पे बैठते हैं। ये कहा जा रहा है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो आइजैक न्यूटन की चेयर पे बैठने का हक रखते हैं, जिसपे कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता। फिरदौस कांगा आगे बताते हैं कि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका नाम स्टीफन हॉकिंग है, और वो बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। और उनकी जो एक किताब है उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। और ये पूरी तरह से पोलियोग्रस्त हैं और एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे वैज्ञानिक जो तारों के बारे में और ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। जब फिरदौस कांगा का इस यूनिवर्सिटी में जो टूर था वो लगभग खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वो एक फोन बूथ के पास में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन किया। वहां पे स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने फोन उठाया और फिरदौस कांगा ने उनसे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूं और मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूं। अगर 10 मिनट भी मुझे मिल जाएंगे तो मेरे लिए पर्याप्त होंगे। तो उधर से असिस्टेंट ने जवाब दिया, आपको आधा घंटा मिल जाएगा, आप 3:30 से लेके 4 बजे तक उनसे मिल सकते हैं। जैसे ही मुझे ये अनुमति मिली, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझना महसूस किया। मैं शुरू से इसी प्रकार से बड़ा हुआ और मैंने शरीर में बहुत प्रकार की कमियां महसूस की, और लोग मुझसे कहते थे कि तुम बहादुर बनो। वास्तव में उन लोगों को ये कहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल सामान्य थे। लेकिन आज मेरी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होने वाली है जो बिल्कुल मेरी तरह ही था, जो मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देता है और मेरे लिए अपने जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। अब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, और उनसे जब उनकी बात होती है तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ। और ये जो आवाज आ रही थी उनकी कंप्यूटर वॉइस से आ रही थी। उन्होंने कहा, मैं बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे बहादुर
बनना पड़ा। परिस्थितियों से लड़ना था, इसीलिए मुझे बहादुर बनना पड़ा। मेरे पास भागने का चारा नहीं था और मैं भागना भी नहीं चाहता था। और मेरे इस लड़खड़ाते हुए शरीर के साथ में और मैं क्या कर सकता था। फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि जब मैं स्टीफन हॉकिंग से बात कर रहा था तो मैंने कम से कम बोलने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे बोलने के बाद में स्टीफन हॉकिंग को जवाब देने में बहुत समय लग रहा था और उन्हें जवाब देने के लिए बहुत अधिक प्रयास भी करना पड़ता था और कभी कभी वो झुंझला भी जाते थे और इस झुंझलाहट में उनकी आंखें भी बंद हो जाती थी। मैं उनके क्रोध को समझ सकता हूँ और उनके दिमाग में चलते हुए विचारों को भी समझ सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरे जैसे लोग अक्सर परेशान करते होंगे। मैं मानता हूँ कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम लंबे समय से दुखी हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। क्या आप भी हैं? काफी समय बाद में स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन फिरदौस कांगा ने कहा आपको अच्छा नहीं लगता होगा जब मेरे जैसे लोग आपको बोलने को मजबूर करते हैं और परेशान करते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिरदौस कांगा ने कहा मैं स्टीफन हॉकिंग के हाव भाव को नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि उनकी जो आवाज है कंप्यूटर वाली आवाज थी, जिससे व्यक्ति सामने वाले के हाव भाव को ढंग से नहीं समझ सकता। अगर पहली बार कोई भी व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये कोई 3D फोटोग्राफ हो, क्योंकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। उनका सिर एक तरफ लटका हुआ है और बाकी का जो उनका हिस्सा है वो एक शर्ट में लपेटा हुआ है और उनके पैर भी मुड़े हुए हैं और उनकी आंखें बहुत अधिक बोलने का प्रयास करती हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं कह पाती हैं। बहुत ही मुश्किल है उनके लिए अपने विचारों को प्रकट करना, और जब आप उनसे मिलते हैं और उन्हें देखते हैं तो आप पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि आप वो देखते हैं जो आपने जीवन में कभी भी सोचा भी नहीं था। फिरदौस कांगा कहते हैं आप उस लैंटर्न की तरह हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा उजाला है। फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि आपको क्या लगता है डिसेबल होने में क्या सबसे अच्छी बात है? तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा डिसेबल होने में कोई भी अच्छी बात मुझे नहीं लगती। फिर फिरदौस कांगा ने कहा कि मुझे ये लगता है इससे हम लोग यह जान पाते हैं कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है और लोगों का हमारे प्रति व्यवहार कैसा है। स्टीफन हॉकिंग ने मेरी बात के साथ में अपनी सहमति जताई। मैं बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। मैं 30 मिनट के हर एक पल का उपयोग करना चाहता था और अब स्टीफन हॉकिंग को देखने के बाद में मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता कि मैं कभी जीवन में खड़ा नहीं हो पाऊंगा और जीवन में कभी भी चल नहीं पाऊंगा। आज मैं ये सोच रहा था जिस व्यक्ति से मैंने मेरे जीवन में प्रेरणा ली है, आज वो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे सामने है। मैंने स्टीफन हॉकिंग से कहा आप ना केवल मेरे लिए परंतु दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। आपको ये सुन के क्या लगता है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं क्या कहूँ, मेरे साथ में बहुत बड़ी समस्या है। मेरा जो शरीर है एक कमरे की तरह है जिसकी दीवारें धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने स्टीफन हॉकिंग से कहा क्या आप ऐसी कोई सलाह है जो डिसेबल लोगों को देना चाहोगे ताकि उनका जीवन और अधिक बेहतर बन सके? स्टीफन हॉकिंग ने कहा उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है वो काम उन्हें करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि डिसेबल लोगों के लिए ओलंपिक्स जो है वो समय की बर्बादी है, उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने स्टीफन हॉकिंग से पूछा ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तब स्टीफन हॉकिंग ने मुझे बताया मुझे याद है मैं एक स्पेनिश गिटार को बजाना चाहता था जो मुझसे भी बड़ा था और अंततः
मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जब मैंने उसके तारों को तोड़ दिया और मैंने उसे बजाने का निर्णय छोड़ दिया। फिरदौस कांगा ने कहा, लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं समझता हूँ मैंने आपको परेशान किया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, रुको, हम लोग चाय पीते हैं, मैं तुम्हें मेरा बगीचा दिखाता हूँ। वह मुझे अपने बगीचे में लेके गए। उनका बगीचा बहुत सुंदर था। वो अपने चेयर से आगे बढ़ रहे थे और मैं जल्दी जल्दी उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा था। 1 घंटे बाद में लगभग मैं जाने को तैयार हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। ना ही तो मैं उन्हें किस कर सकता था, ना ही मैं रो सकता था। मैंने उनके कंधे पर हाथ लगाया और मैं वापस घूम गया। मैं पीछे मुड़ा और मैं जानता था कि वो भी मेरी तरफ हाथ हिला रहे होंगे। हालांकि वो हाथ हिला नहीं सकते, परंतु मन ही मन में वो मुझे अलविदा कह रहे होंगे और मैं अपने आप के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान को आज देख रहा था। वो प्रेरणा जो मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती आई है। अब मैं समझ चुका था कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। शॉर्ट मानसून डायरी, और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। आप लोग जानते ही होंगे कि डायरी क्या होती है। डायरी जो होती है, लोगों के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको डे बाय डे लिखा जाता है, वो एक रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की डायरी के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रकृति के बहुत ही शानदार जो अद्भुत नजारे हैं और प्रकृति की जो बहुत खुशियां हैं और प्रकृति में जो गम है उसके बारे में बताया गया है। राइटर ने जून 24 को लिखा है कि ये मानसून की जो मिस्ट है, मिस्ट का मतलब धुंध, उसका पहला दिन है और ये बहुत ही अजीब मुझे लग रहा है कि चारों तरफ जो पक्षी है वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पहाड़ी में चारों तरफ शांति छाई हुई है और ये जो मिस्ट है, ये जो धुंध है, उसी ने चारों तरफ का जो माहौल है उसे बहुत ही उदासीन कर दिया है और इसने ना केवल पहाड़ियों को छिपा दिया है, उनको एक शांति के कवर में भी लपेट दिया है। इसका मतलब पहाड़ियां दिखाई नहीं दे रही है और एकदम शांति चारों तरफ छाई हुई है। इस मिस्ट में लेखक जो है उन्हें आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज किसकी है? बिजू जो एक लड़का है वो अपनी बहन को बुला रहा है और इस मिस्ट के अंदर मुझे ये बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ से अपनी बहन को बुला रहा है, केवल मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब चारों तरफ खूब सारी धुंध छाई हुई है और उसमें बहुत ही कम विजिबिलिटी, यानी हमें बहुत ही कम चीजें दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जो मानसून है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी थोड़ा थोड़ा सूखापन है, थोड़ी थोड़ी नमी भी नजर आ रही है और इस तरह का जो मौसम है वो हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। हाई एल्टीट्यूड है, जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां ऐसा नहीं होता है और मुझे लगता है कि आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पता लग चुका है मानसून के बारे में और इसी कारण से पहला कोबरा लिली जो है वो अपना फन ऊपर की तरफ उठा रहा है और उसी के साथ साथ में लेखक ये भी कह रहा है कि ये कोबरा लिली है वो एक फर्न है। फर्न का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आता है, लेकिन उसकी जो लीव्स होती हैं वो फीदर्स की तरह होती हैं। और लेखक इस समय घूमते हुए बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है। मिस्ट के कारण से चारों तरफ एक रहस्य सा छाया हुआ है और पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। एक स्कूल के बच्चे ने मुझसे पूछा कि इस हिल स्टेशन और वैली को अगर आपको एक सेंटेंस में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने उससे कहा कि शायद इसे स्वर्ग कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग से किसी भी मामले में कम नहीं दिखाई देता है। जून 27 को जो है सीजनल विजिटर्स जो हैं, जो कि इस सीजन के आते ही आने लगते हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है। और ये कौन कौन है? ये है एक लेपर्ड और उसी के साथ में हजारों लीचेज। लीचेज वो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं
जो आपका खून चूस लेती है। कल दोपहर को इस लियोपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया और हमारी स्कूल के पास जो हमारे सर्वेंट का क्वार्टर है वहां से इसने उसे उठाया था। और शाम के समय में इसने क्या किया, बिजू जो लड़का है उसकी गायों पे हमला कर दिया और उसके बाद में बिजू की मदर जो है वो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए उन्हें डांटते फटकारते हुए आई, तब वो जाके वहां से भाग गया था। अगर मैं लीचेज की बात करूं तो लीचेज की धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी और रोज वो हमारा थोड़ा थोड़ा खून जो है वो चूस लेंगी। और इसी के साथ साथ में जो नए मेहमान यहाँ आए हैं उनमें है स्कारलेट मिनीवेट्स, जो कि ब्लू कलर के भी होते हैं और इनकी जो फीमेल्स हैं वो येलो कलर की होती है। और वो ये जो शानदार नजारा है उसके अंदर चमकीले मोतियों की तरह नजर आते हैं। चाहे कितना भी घना पेड़ हो लेकिन ये इतने चमकीले हैं कि ये पेड़ पे दिख ही जाते हैं और ये अपने आप को छिपाए हुए नहीं रख पाते हैं। हालांकि उनकी कई बार योजना होती है कि वो किसी को दिखे नहीं। ड्रोंगोस जो बिना किसी आवश्यकता के बहुत आक्रामक हो रहा है और मिनीवेट्स का पीछे करने का प्रयास कर रहा है। ड्रोंगोस जो होता है वो एक छोटा पक्षी होता है जो गाना गाता है। थोड़ी दूर पे एक ट्री क्रीपर बर्ड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, जो ओक ट्री पे फटाफट तेजी से चढ़ता चला जाता है और बीच में आने वाले इंसेक्ट्स को तड़कता हुआ फटकारता हुआ चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है और आसपास में इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उनके लिए भोजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रात के समय बारिश जो है वो हमारी जो फोल्डिंग लहरदार टीन शेड है उस पे आवाज करते हुए गिरती है। यहाँ कोई तूफान, कोई गर्जना, ऐसी कोई भी आवाज नहीं थी, लेकिन लगातार जो चाबुक की मार की तरह ये बारिश जो है वो गिरती जा रही है। ये मुझे हेल्प करती है जागने में और कई कई बार ये मुझे सोने भी नहीं देती है, क्योंकि टीन शेड पे लगातार पानी के गिरने की आवाजें आती रहती है। यह एक बहुत ही अच्छी आवाज है पढ़ाई करने के लिए। बाहर अच्छी बारिश हो रही है और अंदर शानदार शांति है और टीन रूफ के अंदर आप आराम से बैठे हुए पढ़ सकते हैं। और आपको अंदर बैठे हुए बहुत सारे जो लीक्स हैं उनके कारण से स्प्रिंग का मजा मिल जाता है, क्योंकि इन लीक्स में से, इन छेदों में से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर भी आता रहता है। बारिश रुक जाती है, बादल फैलने लग जाते हैं और सूर्य जो है वो धीरे धीरे अपने स्थान को चला जाता है। एक महिला जो है जो कि लकड़ी काट रही थी, मुझे बैल के गले में जो घंटी है उसकी आवाज सुनाई दे रही है। पास में ओक ट्री है, उस पे एक क्रो जो है वो अपने पंखों से पत्तियों को हिलाता है और बारिश की बूंदें नीचे गिरती है और वो दुखी मन से चिल्लाता रहता है। एक लीकिंग ड्रेन पाइप से लगातार पानी की ड्रॉप्स गिरती रहती है और अचानक ही साफ और पवित्र एक गाना सुनाई देता है जो कि विस्लिंग थ्रश, ये भी एक प्रकार का पक्षी है, उसके द्वारा गाया जाता है, जो कि इस रेवाइन यानी बेली की गहराई से अपने गीत को गा रहा है जिसे सब लोग सुन पा रहे हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार चारों तरफ धुंध छाई हुई है और हमने लगभग 8 से 9 दिन तक सूर्य को नहीं देखा है। चारों तरफ यहाँ वहाँ कीचड़ और गीलापन ही है, कहीं भी कुछ भी जाने को जगह नहीं है। अगर रूम के बाहर झांक के देखा जाए तो चारों तरफ कुछ लहराते हुए अम्ब्रेलाज दिखाई देंगे। इसका मतलब कुछ लोग अम्ब्रेलाज में बाहर घूम रहे हैं। कम से कम इतनी ठंड तो बाहर नहीं है। ये जो हिल साइड्स हैं वो पूरी तरह मानसून के जो फ्लावर्स आते हैं उनसे भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जंगली बाल्सम्स, डहलियास, बेगोनियास और ग्राउंड ऑर्चिड्स जो है वो अपनी
प्राकृतिक सुंदरता को चारों तरफ बिखेरते हैं और हम सब उनका आनंद ले सकते हैं। अभी ये जो है अगस्त का लास्ट डे आ चुका है और ये जो रसीला मानसून है ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से रेड होते जा रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि बारिश जो है वो अब खत्म होने वाली है। कुछ ही दिनों में इसके जो फॉल्स हैं वो येलो टर्न होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हरे और सीधे दिखाई दे रहे हैं। जमीन पे ऑर्चिड्स, गुलाबी चमकीला जो ये लेडी स्लीपर है और व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स है, एक बहुत ही शानदार फैशन डिस्प्ले उन्होंने कर रखा है। वाइल्ड डेलियाज रेड, येलो, मैजेंटा चट्टानों और दीवारों के बीच से अपना सर ऊपर निकाल रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्नेक्स और रोडेंट्स जो है अपने बिलों से निकल के बाहर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ में रूफ्स में, गोडाउन्स में और जो एटिक्स होती हैं जहां हम कुछ सामान रखते हैं वहां पे ये अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। एक श्रू जिसे हम लोग चुचुंदर कहते हैं, जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर होती है, वो भी यहाँ वहां घूम रहा है और बच्चे उसे देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। ग्रैंड मदर ने कहा, बेटा इसे नहीं मारते, ये बहुत लकी होते हैं, ये हमारे लिए पैसा लाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद में मुझे एक चेक मिला जो कि छोटी अमाउंट का था, लेकिन इसका भी मैं स्वागत कर सकता हूँ। अब मानसून से सीधे हम विंटर रेन की तरफ चले गए हैं, जो कि चारों तरफ ऊंची ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ की वादियां बिखेरे हुए हैं। शाम के समय में बारिश होती है और आसमान और जो पहाड़ियां हैं वो पूरे शानदार माहौल के अंदर सुनहरा नजारा बना देते हैं। शाम के समय भारी बारिश होती है और उसके बाद में आसमान और ये जो हिल्स है ये चारों तरफ बहुत ही सुंदर नजारों से अपने रंगों को बिखेरते हैं। मेरे घर की कंप्लीट साइलेंस के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा दोस्त जो यहाँ कुछ समय पहले था वो भी जा चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ और इस एकांत में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन आसपास में बारिश की जो लय और ताल है वो मुझे सुनाई देती है। कभी पत्तियों पर, कभी लेमन्स पे और कभी रूफ पे इसकी ड्रम की जैसी आवाज आ रही है और कभी कभी ये गीले डहलियाज पे और विंडो पेन्स पे भी गिरते हैं। और धुंध के कारण मेरा जो घर है उसका भी दुलार किया जा रहा है और मैं एक विंडो के नजदीक थोड़ी देर रुकता हूँ और बारिश रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। और अब जो पेड़ हैं वो हरे नहीं रहे हैं, वो कोरे रंग के धुमेले हो गए हैं और खतरनाक ढंग से मुझे इस एकांत में देख रहे हैं। मार्च के एंड में विंटर का जो लगभग अंतिम पड़ाव आ चुका है और मुझे चारों तरफ काले काले बादल दिखाई देते हैं जिन्होंने मसूरी को पूरी तरह से ढक रखा है। उसके बाद में फिर से मार्बल्स की तरह ओले गिरते हैं और आसमान साफ दिखाई देता है। जब मैं ये डायरी लिख रहा हूँ तब भी मुझे एक रेनबो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके के अंदर एक चेहरा सा दिखाई दे रहा है। तो ये पत्थरों के अंदर एक चेहरा छिपा हुआ है। इसकी बहुत ही शानदार ये कहानी है और इस कहानी को पढ़ेंगे आप लोग तो आपको बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। एक दोपहर की बात है, जो सूर्य जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। एक जो मदर है वो अपने छोटे बच्चे के साथ में अपने छोटे से घर के दरवाजे के पास बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। वो बातें जो कर रही थी इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रही थी। उन्हें बस अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता था और जैसे ही वो पहाड़ी इलाके की तरफ देखते थे तो बहुत दूर
जहां सूर्य चमकता हुआ दिखाई दिया करता था, वहां पे उन्हें कुछ दिखाई देता था। और ये क्या था? ये था ग्रेट स्टोन फेस। वास्तव में ग्रेट स्टोन फेस क्या है? ग्रेट स्टोन फेस जो है ये एक प्रकृति का वर्क है, जो कि ये जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ हैं उनमें एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत सी प्यारी सी तस्वीर जो बनाई हुई है, उसे ग्रेट स्टोन फेस कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पहाड़ की तरफ देखता है तो उस पहाड़ में एक मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है। अगर देखने वाला व्यक्ति बहुत नजदीक चला जाता है तो उसे केवल पहाड़ी इलाके में पत्थर दिखाई देंगे जो कि बहुत विशालकाय हैं, और उसे किसी प्रकार का कोई चेहरा या कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। परंतु अगर दूर से देखा जाए तो दूर से देखने के बाद में बादलों के साथ साथ में यहाँ पे आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई देगी। और इस वैली के जो लोग हैं वो ये मानते हैं, इस वैली के अंदर जितनी भी खुशहाली है, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो रखी है, वो इस ग्रेट स्टोन फेस के आशीर्वाद से है। अब ये मदर और ये छोटा बच्चा अपने दरवाजे के पास बैठे हैं और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम है अर्नेस्ट। वो अपनी मदर से कह रहा है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है, और काश ये मेरे साथ बोल पाता तो कितना अच्छा और कितना प्यारा लगता। जिस तरह से ये मुस्कुरा रहा है तो इसकी आवाज भी बहुत प्यारी होती, ये बहुत ही दयालुता से भरा हुआ होता, और शायद मैं इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिल पाऊं, और अगर मैं उससे मिल पाया तो मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करूंगा। उसकी मदर ने जवाब देते हुए कहा, बेटा अगर एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हुई तो हम उस व्यक्ति को देख पाएंगे जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। उस बच्चे ने उत्सुकता से अपनी मदर से पूछा, आप किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे ये पूरी बातें बताइए। फिर उसकी मदर ने उसे बताया कि जब मैं आपसे भी छोटी हुआ करती थी तब मुझे ये बताया गया था भविष्य में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिमान होगा, और जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा, और उसके जैसा कोई भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग कहते हैं ये सब फालतू बैठे लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं पे इस बारे में बात की जाती है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। बच्चा अपनी मदर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि माँ, काश उसके आने से पहले मैं इस धरती पे जिंदा रहूं और मैं उसे देख पाऊं। उस मदर ने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार दुलार किया और कहा, शायद तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि उसे भी पूरा पता नहीं था कि ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा। वो छोटे बच्चे की कल्पनाओं को और उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी। अर्नेस्ट कभी भी अपनी मदर के द्वारा बताई गई इस कहानी को नहीं भूलने वाला था। हमेशा उसके दिमाग में ये कहानी रहती थी। जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था तो उसे ये कहानी याद आया करती थी। उसने अपने बचपन का अधिकतम समय इसी घर में बिताया था जहां वो पैदा हुआ था, और वह बहुत ही जिम्मेदार बच्चा था। वह हमेशा अपनी मदर की सहायता किया करता था और उसका बहुत ही अच्छा दिल था। वास्तव में कहा जाए तो उसका बचपन बहुत ही अच्छा बीता। अर्नेस्ट का कोई भी शिक्षक नहीं था और ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसका टीचर बन गया, और जब अपने दिन का काम खत्म हो जाता तो अर्नेस्ट अपने घर के बाहर बैठ जाता और कई घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता और कल्पनाओं में उससे अपनी बातें करने लगता, और वो उसकी तरफ मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा करता और उससे बहुत अधिक प्रेरणा भी मिला करती थी। कुछ समय बाद में
अर्नेस्ट ने अपने गांव में एक अफवाह सुनी कि उसके गांव में एक बहुत महान व्यक्ति जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है वो अंततः आ चुका है। ये व्यक्ति बहुत साल पहले युवा था और बहुत दूर जाके वो सेटल हो गया था। उसका नाम गैदरगोल्ड था। उसने वहां अपनी एक दुकान लगा ली और वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया और अब वो बहुत पैसे वाला बन गया था। उसे शायद इतना पैसा प्राप्त है कि उसे गिनने में कई वर्ष लग जाएंगे। और उसने अपने घर के बारे में सोचा और उसने सोचा कि वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वहीं बिताना चाहेगा जहां उसका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट इस विचार से पूरी तरह से हिल चुका था कि अंततः वो महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, भविष्यवाणी वाला जो व्यक्ति है वो काफी देरी के बाद परंतु आ चुका है और मैं भी उसे देखना चाहूंगा। गांव के सारे बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे और उसके साथ साथ में गांव के और लोग भी उसे देखना चाह रहे थे। यहाँ पे द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे हैं। वो एक घोड़ा गाड़ी में आ रहे हैं। उनकी घोड़ा गाड़ी में 4 घोड़े हैं और उसके साथ में वो शानदार तरीके से आ रहे हैं। उनका चेहरा चमक रहा है और वो बहुत ही प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगने लगा कि ये वही इंसान है जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। किसी ने कहा अंततः भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस व्यक्ति का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। वास्तव में ग्रेट स्टोन फेस आ गया। अर्नेस्ट ने उनकी तरफ देखा और अर्नेस्ट बहुत ज्यादा चकित रह गया। उसे नहीं लग रहा था कि ये व्यक्ति ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और ग्रेट स्टोन फेस ने उससे कहा, अर्नेस्ट डरो मत, चिंता मत करो, वह अवश्य आएगा। एक दिन वह व्यक्ति अवश्य आएगा जिसकी उम्मीद तुम कर रहे हो। इस प्रकार समय बीतता गया और अर्नेस्ट और बड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसका जीवन बहुत सीधा साधा था, लेकिन अभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखना बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। अर्नेस्ट बहुत ही अधिक मेहनती और अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ही दयालु और सहायक था। वो नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन चुका है और वो उससे बहुत सारी भावनाएं और बातें सीख रहा है। और उन्हें पता नहीं था कि अर्नेस्ट एक दिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, जितना कि किताबों के द्वारा भी नहीं हुआ जा सकता। अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि ऐसे बुद्धिमानी भरे विचार स्वतः ही उसके दिमाग में किस तरह से आते हैं। उसके विचार अन्य लोगों से बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ करते थे। धीरे धीरे उसका प्रभाव चारों तरफ बढ़ने लगा। इस समय तक मिस्टर गैदरगोल्ड हैं, वो मर चुके थे और उन्हें दफनाया जा चुका था। उनकी संपत्ति जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती थी वो भी सारी समाप्त हो चुकी थी। और जैसा कि उनका गोल्ड चला गया तो उसके साथ साथ में ही उनका नाम भी चला गया और लोग कहने लगे कि वो तो एक बर्बाद व्यापारी था और उनका जो है ग्रेट स्टोन फेस से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय बाद में एक घटना और घटी। इसी घाटी का एक और बेटा जो कई साल पहले सिपाही बन गया था और यहाँ नहीं आया था और बहुत संघर्ष करने के बाद में वो एक बहुत प्रसिद्ध कमांडर बन गया था और बैटलफील्ड में उसने अपना नाम कमा लिया था। बैटलफील्ड में उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। अब वह काफी बूढ़ा हो चुका था और उसकी एक इच्छा थी कि अपने वो पुराने घर लौट जाए और अपना समय वहीं बिताए। यहाँ के निवासी और सारे लोग उसका इंतजार करने लगे। वो अपने प्रसिद्ध कमांडर का स्वागत करना चाहते थे और अंततः वो ये सोचने लगे कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलने जुलने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाला है और वो लोग सारे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। वो उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। सारे ये देखना चाहते थे कि जनरल ब्लड एंड थंडर किस प्रकार के दिखते हैं। अंततः वो समय आ गया जब जनरल यहाँ आ गए और अर्नेस्ट और वैली के सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के
उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। सब लोगों ने उनका शानदार ढंग से स्वागत किया। सिपाही उनके सामने खड़ा था, वो अपने हाथ को उनकी तरफ हिला रहा था। सारे लोग बहुत अधिक खुश दिखाई दे रहे थे। अंततः ब्लड एंड थंडर जो सिपाही है वो यहाँ आ चुका था और एक आदमी हंसी से खुशी से नाचते हुए कहने लगा, अरे ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, शानदार रूप से ये उन्हीं से मिलता है। और तीसरे व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्नेस्ट ने अंततः उस व्यक्ति का चेहरा देखा और उसे किसी भी प्रकार से उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता नहीं दिखाई दिया। तभी ग्रेट स्टोन फेस ने अर्नेस्ट से कहा, अर्नेस्ट डरो मत, वह व्यक्ति अवश्य आएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ग्रेट स्टोन से मिलने जुलने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य आएगा। चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस उसका पार्ट 2। जैसा कि आपको बताया गया, अर्नेस्ट जो है अब धीरे धीरे काफी बड़ा हो चुका था। उसके सफेद बाल आने लगे, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी और उसकी उम्र से अब बूढ़ापन झलकने लगा था। लेकिन वो ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ था। जितने उसके सिर पे सफेद बाल थे, उससे ज्यादा बुद्धिमानी से भरे उसके सर के अंदर विचार थे। अर्नेस्ट जो था वो बहुत प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था, लेकिन बिना चाहे ही उसे बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। लोग उससे जानने पहचानने लगे और ना केवल इस वैली में बल्कि दूर दूर के लोग भी उसे जानने लगे। कॉलेज के प्रोफेसर और शहरों में रहने वाले बहुत बहुत बुद्धिमान लोग उससे मिलने के लिए आते, उससे बातें करते और उससे कई प्रकार की अपनी सलाह को लेते। और जो भी अर्नेस्ट उनसे कहता वो उसे अपने दिल में बैठा लेते। जब अर्नेस्ट उन लोगों से बातें करता तो अर्नेस्ट का चेहरा बहुत शानदार ढंग से चमकता और ऐसी चमक उन्होंने किसी के चेहरे पे भी दिखाई नहीं दी थी। जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था तब भगवान ने एक कवि को भी इस पृथ्वी पे भेज दिया था। वो भी इसी वैली का निवासी था, जिसने बहुत दूर शहर में अपना जीवन बिताया था और वो यहाँ वहाँ संगीत बांटता रहता था। इस कवि ने ग्रेट स्टोन फेस को भी भूला नहीं था। उसकी कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी जिक्र था। धीरे धीरे इसके जो गीत हैं वो अर्नेस्ट तक पहुंच गए और अर्नेस्ट जब अपने दिन के काम से मुक्त हो जाता तो वो अपने घर के बाहर बेंच पे बैठ के इसकी कविताओं को पढ़ा करता था, इसके गीतों को पढ़ा करता था। अर्नेस्ट मन ही मन ग्रेट स्टोन फेस से कहा करता था कि क्या ये जो कवि है वो ग्रेट स्टोन फेस की समानता के योग्य नहीं है। तो ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ मुस्कुरा देता, परंतु कोई जवाब नहीं देता। एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो कवि है जो बहुत दूर रहता था, उसने भी अर्नेस्ट के बारे में और उसकी बुद्धिमानी के बारे में सुन रखा था, तो उसकी भी इच्छा हुई क्यों न मैं अर्नेस्ट से मिल लूं। इसलिए वो एक दिन अर्नेस्ट के घर पे आया और उसने देखा अर्नेस्ट जो है अपने घर के बाहर बैठा था और वो एक किताब को पढ़ रहा था। कवि उसके पास पहुंचा और उसने उससे कहा, गुड इवनिंग, क्या मैं आपके घर पे आज रात के लिए रुक सकता हूँ? अर्नेस्ट ने कहा, क्यों नहीं, आप बिल्कुल रुक सकते हैं। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट स्टोन फेस जो है वो आपकी तरफ बहुत ही विनम्रता से देख रहा है, लगता है इसका कोई विशेष कारण है। वो जो कवि है वो अर्नेस्ट के पास बैठ गया और वो दोनों बातें करने लगे। उस कवि ने कभी भी अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से बातें नहीं की थी, क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही नरम दिल और बहुत ही दयालु था। उसका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। और दूसरी तरफ अगर अर्नेस्ट की बात करें तो अर्नेस्ट जो है वो भी इस कवि से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। अर्नेस्ट उस कवि की बातें काफी समय तक सुनता रहा और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देखता रहा। अंततः अर्नेस्ट ने उससे पूछ ही लिया कि आप कौन हैं। तब उस कवि ने अर्नेस्ट जो किताब पढ़ रहा था उसकी तरफ इशारा किया, क्या आपने ये कविताएं पढ़ी है?
अगर आपने ये कविताएं पढ़ी है तो आप मुझे जानते हो, क्योंकि ये कविताएं मैंने लिखी है। ऐसा कहते ही अर्नेस्ट जो है वो बहुत ध्यान से उस कवि की तरफ देखने लगा और बार बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देखने लगा, परंतु थोड़े देर बाद में ही वो थोड़ा दुखी हो गया। कवि ने पूछा, क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हो गए? तो अर्नेस्ट ने कहा, मैं मेरे जीवन में हमेशा इस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करता रहा कि एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। वो बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और विनम्र होगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया था। पर मैंने जब आपकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरा जो सपना है और ये भविष्यवाणी है वो सच होने वाली है। कवि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि तुम मेरी कहाँ ग्रेट स्टोन फेस से तुलना कर रहे हो, मैं इसकी तुलना करने योग्य नहीं हूँ। तब अर्नेस्ट ने कहा कि आपसे इसकी तुलना क्यों नहीं की जा सकती, क्या आपकी जो कविताएं हैं इस योग्य नहीं हैं? तो उस कवि ने कहा कि हाँ, मेरी कविताएं हो सकता है इस योग्य हो, परंतु अर्नेस्ट, मेरा कई बार अपने खुद की कविताओं से और खुद के विचारों से विरोध रहता है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो केवल सपने ही रह गए हैं। मेरा खुद अपने विचारों में कई बार विश्वास नहीं रहता है, इसलिए आप मुझ में ग्रेट स्टोन फेस की समानता को न खोजें। इस प्रकार से अर्नेस्ट और वो जो कवि है दोनों दुखी हो गए। शाम के समय जैसा कि अर्नेस्ट का रोज का ये काम था कि वो गांव के लोगों से मिलेगा और उनसे बातचीत करेगा, तो वो बाहर चले गए और इस दिन कवि भी उनके साथ में था। वहां पे कुछ लोग थे जो अर्नेस्ट का इंतजार कर रहे थे। यहाँ से ग्रेट स्टोन फेस को आसानी से देखा जा सकता है। अर्नेस्ट से उनसे बहुत ही दयालुता और बहुत ही समझदारी से बात की, और जब अर्नेस्ट उनसे बात करने लगा, सारे व्यक्ति अपना दिल और दिमाग से उसकी बातों को सुनने लगे। उसकी बातों में बहुत ज्यादा शक्ति थी और उसकी विचारों में बुद्धिमत्ता थी। उसकी बातों में जीवन का कड़वा सच छिपा हुआ था। ये केवल उपदेश नहीं थे, ये जीवन का वास्तविक सत्य था। कवि भी उनकी बातों को सुनता रहा और वो भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने सोचा, ऐसी बातें तो मैंने अपनी कभी कविताओं में लिखी भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आप से कहने लगा, इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और नरम दिल वाले व्यक्ति के बारे में सबको पता लगना चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पे अगर देखा जाए तो पहाड़ों में ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा भी दिखाई दे रहा था, और जैसा कि ये सर्दियों का समय था, इस पे कुछ बर्फ जैसा भी जमा हुआ था। और उसी प्रकार से अर्नेस्ट का जो चेहरा है, उसकी भी जो दाढ़ी है वो सफेद सफेद दिखाई दे रही थी। एक ऐसा पल आया जब अर्नेस्ट के चेहरे पे एक ऐसा भाव आया कि जो कवि है वो बहुत ज्यादा हिल गया, कि वो जो कवि है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया और उसने सबसे कहा, रुको रुको, देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अर्नेस्ट ही है वो ग्रेट स्टोन फेस से समानता रखता है। तब वहां सारे जो लोग खड़े थे उन्होंने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा और अर्नेस्ट की तरफ देखा और कहा कि ये कवि जो है वो सच कह रहा है। अंततः इस वैली की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हुई। अर्नेस्ट ने अपने आप को वास्तव में उसके समान साबित कर दिया था, लेकिन अर्नेस्ट जो था वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि कोई व्यक्ति उससे अच्छा और उससे अधिक बुद्धिमान यहाँ आएगा, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।